नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी और आप अपने हाथों से स्वयं लिखे हुए नोट्स बना करके और अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम व्यक्तित्व से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों और उनको हम मतलब व्यक्तित्व पहले चैप्टर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न हैं, जिससे कि आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। यह कथन किसका है? तो ये मन का कथन है। मन ने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। ये मन का कथन है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप बिल्कुल भी। हमारे ज्ञान गंगा चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला है कि बालक का संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है। तो बालक का संवेगात्मक प्रभाव है उपवृक्क ग्रंथि से प्रभावित होता है। अगला है आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। अगला है कि सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से जुंग महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है? तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो आल्पर्ट महोदय की ये परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। अगला व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो जैविक या आनुवंशिक कारक और पर्यावरणीय संबंधी कारक। जैविक या आनुवंशिक कारक और पर्यावरणीय सामाजिक कारक भी उनको कहते हैं। व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं व्यक्तित्व संबंधी गुण दोस्तों? तो व्यक्तित्व संबंधी गुण शारीरिक अंतःस्रावी ग्रंथियों से एवं तंत्रिका तंत्र से प्राप्त होते हैं। अगला आत्म केंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। अगला है कि पर्सोना का अर्थ है। तो पर्सोना शब्द का अर्थ हमने आपको बताया था कि मुखौटा या नकली चेहरा। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? तो मूल्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन किया है स्प्रिंग महोदय ने किया है। स्प्रिंग। अगला है कि कॉल युंग के अनुसार व्यक्तित्व अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों होता है। कॉल युंग ने कहा है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार निराशावादी एवं कफ प्रधान है। नाशावादी एवं कफ प्रधान। अगला है व्यक्तित्व के प्रकारों का विभाजन जिस आधार पर हुआ है। तो शरीर रचना, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, 3 आधारों पर हुआ है। व्यक्तित्व का मतलब जो वर्गीकरण है वो शरीर रचना, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण है, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रिया संभावनाओं का संस्थान है, जैसा कि उसके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है। उसके परिवेश में सामाजिक प्राणी उसके द्वारा आंका जाता है। संसार जैसा कि उसके परिवेश सामाजिक प्राणी उसके द्वारा आंका जाता है। व्यक्तित्व के व्यवहारों का एक सामाजिक संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। यह कथन किसका है? तो डैसील महोदय का ये कथन है। किसका? डैसील महोदय का। अगला है कि शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? तो शेल्डन महोदय ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कोमल एवं गोलाकार व आयताकार, लंबाकार व कोमल इतने भागों में बांटा है। कोमल एवं गोलाकार व आयताकार, लंबाकार, कोमल 3 भागों में डिवाइड किया है।
अगला है सिसरो का व्यक्तित्व संबंधी मत किस काल को दर्शाता है? तो सिसरो का व्यक्तित्व संबंधी जो मत है वो प्राचीन मत को दर्शाता है। अगला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले अपने स्वयं में रुचि रखते हैं दोस्तों, वो अपने मन ही मन में सोचते रहते हैं और अपने विचारों को प्रकट नहीं करते हैं। अगला व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। ये किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला है कि सुविधा की दृष्टि से आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने इस शील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो सुविधा की दृष्टि से शील गुणों को मनोवैज्ञानिकों ने 4 भागों में विभाजित किया है। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं दिशाओं का सम्मिलित स्वरूप है। ये कहा है, ये लिंटन महोदय ने कहा है दोस्तों, लिंटन महोदय ने। अगला है कि संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है। तो असामाजिकता ये संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है। अगला है कि व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया है? तो आल्पर्ट तथा कैटल महोदय ने व्यक्तित्व को समझने के लिए शील गुणों का अध्ययन किया है। अगला है कि व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि है। तो ज्योतिष द्वारा पुराने समय में व्यक्तित्व को मापा जाता था। अगला है कि संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो। तो संगठित व्यक्तित्व उसको कहते हैं दोस्तों सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षों का जिसमें विकास हुआ हो। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? तो वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? जुंग महोदय की। अगला है कि पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है। तो बाहरी रूप, रंग, नकली चेहरा या मुखौटा, ये पर्सोना शब्द का अर्थ होता है। मुखौटा या नकली चेहरा या बाहरी रंग रूप। अगला है कि वातावरण के साथ सामान्य स्थायी संयोजन के व्यक्तित्व है। इस परिभाषा को किसने लिखा? तो बोरिंग महोदय ने परिभाषा दी कि वातावरण के साथ सामान्य स्थायी संयोजन क्या है? व्यक्तित्व है। अगला व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचना प्राप्त करने की विधि है। तो व्यक्ति इतिहास विधि है, ये सूचना प्राप्त करने की विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि। अगला व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन जो किया मनोवैज्ञानिक वह फ्रायड महोदय ने किया है। अगला है कि जिस वस्तु के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्नता की जा सके उसे लक्षणा कहते हैं। यह कथन किसका है? जिस वस्तु के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्नता की जा सके उसे लक्षण कहते हैं। यह कथन मर्फी महोदय का। अगला है व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक भौतिक वातावरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो ऑर्गन और निमकॉफ महोदय का यह कथन है। अगला है कि व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो गत्यात्मक संगठन है। अगला है निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता वह है देखना व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे इसी टाइप में पूछता है कि निम्न में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखना बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। अगला है कि निम्नलिखित व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। तो प्रश्नावली विधि व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। रेटिंग स्केल विधि निम्न प्रकार का परीक्षण है। तो रेटिंग स्केल विधि वो किस प्रकार का परीक्षण है दोस्तों? तो वह है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला है कि रोडसा परीक्षण का मापन करता है। तो रोडसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है दोस्तों वो व्यक्तित्व का मापन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण हमारे व्यक्तित्व का मापन करता है। अगला प्रक्षेपण विधि मापन करती है। तो प्रक्षेपण विधि भी व्यक्तित्व का मापन करती है। अगला है कथा प्रसंग परीक्षण TAT को निर्मित किया है। तो कथा प्रसंग परीक्षण या TAT को निर्मित मुर्रे एवं मार्गन ने किया है। अगला AT परीक्षण प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो AT परीक्षण में प्रयुक्त जो कार्ड होते हैं दोस्तों वो होते हैं 30, 10 + 10 + 10। तो ये कितने हो गए? 30 हो गए। अगला है कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला AT का निर्माण किया है। तो लियोपोल्ड बेलक ने AT का निर्माण किया है।
अगला है कि समायोजन की प्रक्रिया है, तो गतिशीलता क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। अंतर्मुखी बालक कैसा होता है, तो अंतर्मुखी बालक जो होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है। अगला है विश्वास रखने वाला, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति होता है। तो जो विश्वास रखने वाला वो व्यक्ति होता है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित, एकांत में विश्वास रखने वाला। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वो एकांत में विश्वास करेगा। और जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो अत्यधिक वाचाल होगा दोस्तों, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित रहेगा, सामाजिक प्रवृत्ति का धनी होगा और व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही होता है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वाचाल होता है, प्रसन्नचित होता है और सामाजिक प्रवृत्ति का होता है। अब कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है, तो आकांक्षा का स्तर है वो जन्मजात नहीं है। अगला है कि प्रेक्षण, समायोजन की विधियां हैं, तो उद्दातीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, ये उद्दापन की समायोजन की विधियां हैं। अगला है समायोजन दूषित होता है कुंठा एवं संघर्ष से, कुंठा एवं संघर्ष से। अगला एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन करना ये एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। अगला है कि जब बालक अपनी असफलताओं के दोष किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करे, अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, तो वह विधि कौन सी विधि कहलाती है, तो इस विधि को हम स्थानापन्न समायोजन कहते हैं। जब किसी दूसरे पर अपने दोषों को मढ़ते हैं और तनाव कम करने का प्रयास करते हैं हम, तो ये स्थानापन्न समायोजन विधि कहलाती है। अगला है कि समायोजन नहीं कर पाने के कारण हैं, समायोजन नहीं कर पाने के कारण क्या है, तो द्वंद्व, तनाव और कुंठा, ये समायोजन नहीं करने देते हैं। द्वंद्व में रहेगा व्यक्ति और कुंठा में रहेगा, और द्वंद्व, तनाव और कुंठा वाला व्यक्ति समायोजन नहीं कर सकता है। अगला है कि व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है, तो कुसमायोजन प्रकट होता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में। अगला है कि निम्न में से कुसमायोजित बालक है, निम्न में से कुसमायोजित बालक है तो परिवेश से अनुकूल बनाने में समर्थ होता है, असामाजिक, स्वार्थी, सर्वथा दुखी होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न करने पर मानसिक संतुलन खो देता है। ये क्या होता है, कुसमायोजित बालक होता है। अगला है कि छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों का अधिकतम विकास करना है तो उनको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है स्वमूल्यांकन की योग्यता और समायोजनशीलता, आत्मविश्वास। ये क्या है कि स्वमूल्यांकन की व्यक्ति के लक्षण है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि मानसिक रोगों का उपचार करना। अगला है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है, ऐसा कहा गया है, तो हैंडरफील्ड द्वारा ऐसा कहा गया है। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलू हैं, तो सिवाय सांस्कृतिक पहलू, मानसिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलू हैं सिवाय सांस्कृतिक पहलू के। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक असंतुलन को रोकने से है, ऐसा कहा गया है। किसने कहा ऐसा, तो हैडफील्ड महोदय ने ऐसा कहा है। अगला है विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो घर परिवार से मिलती है। कहाँ से मिलती है, घर परिवार से। अगला है शिक्षा प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है, विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्न कार्य नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो कार्य नहीं है वह संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य नहीं है। संक्रामक रोगों की रोकथाम ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नहीं करता है दोस्तों। अगला है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व किसका है, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व तो वह है परिवार, विद्यालय और समाज का, परिवार, विद्यालय और समाज का। अगला है कि मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है, तो निंद्रा मानसिक अस्वस्थता का कारण बिल्कुल नहीं है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो मानसिक रोगों का उपचार करना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का लक्ष्य
है। अगला है बालक के सर्वांगीण विकास में भूमिका होती है, तो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की भूमिका होती है। अगला मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में बालक को समझा जाता है, तो पिछड़ा व मंद बुद्धि वाला बालक समझा जाता है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला है मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। मानसिक रूप से स्वस्थ किसका होना आवश्यक है दोस्तों? तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना शिक्षक का, शिक्षार्थी व अभिभावक तीनों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख संबंध है उचित मानसिक विकास से। अगला है बालकों में मंद बुद्धि का दोष उत्पन्न होता है, तो मानसिक स्वास्थ्य